कक्षा 7 के छात्रों के लिए आज आंकड़ों का प्रबंधन। इस अध्याय में सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आंकड़ों का प्रबंधन में आंकड़ा किसे कहते हैं। बच्चों, जब भी हम सूचनाएं संख्याओं के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे आप अपने दोस्त से पूछें कि उसके घर में कितने सदस्य हैं या उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आपका दोस्त बताएगा कि या तो 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। तो ये जो सूचना आपको संख्या के रूप में मिली है, इसी सूचना को हम कहते हैं आंकड़ा। इसी प्रकार किसी गांव में मकानों की संख्या या कितने परिवार हैं, यह सूचना हमें चाहिए तो संख्या के रूप में मिलेगा हमें आंकड़ा। क्योंकि अगर पूछा जाएगा कि गांव में कितने परिवार हैं, या तो 50 या 52 या 25 या 40, जो भी सूचना आपको मिलेगी वह संख्या के रूप में मिलेगी। तो यही संख्या के रूप में प्राप्त होने वाली सूचना आंकड़ा कहलाती है। अब आंकड़े हमें कैसे प्राप्त होते हैं? आंकड़े हमें प्राथमिक तौर पर प्राप्त होते हैं तब जब क्षेत्र में भ्रमण करके या क्षेत्र में जाकर हम स्वयं आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, या फिर किसी के द्वारा पहले से वो आंकड़े एकत्र किए हों और हम उनको अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे किसी छात्र से पूछा जाए कि आपकी कक्षा में कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, तो छात्र कक्षा में एक एक छात्र छात्रा को अगर गिनने लगे 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के बताए, तो इसका मतलब वो प्राथमिक रूप से आंकड़े इकट्ठे कर रहा है। और वही छात्र यदि कक्षाध्यापक से अनुमति प्राप्त करके उनके रजिस्टर में देख ले कि कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, तो वह कक्षाध्यापक द्वारा प्राथमिक तौर पर एकत्रित किए गए हुए आंकड़ों का प्रयोग कर रहा है मुझे बताने के लिए कि उसकी कक्षा में छात्र संख्या क्या है। तो इस प्रकार से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। फिर एकत्रित किए गए आंकड़ों का संगठन बहुत अनिवार्य है। यदि हम आंकड़ों को ऐसे ही रॉ डाटा के रूप में जैसे हमने उनको प्राप्त किए वैसे ही प्रस्तुत कर दें तो आकर्षक नहीं होते, और उनकी व्याख्या करना, उनसे कुछ निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि एक कक्षाध्यापक ने किसी कक्षा में विभिन्न छात्रों से उनके प्राप्तांकों के बारे में पूछा। तो 10 छात्रों ने अपने जो प्राप्तांक बताए, एक ने 12 है, एक ने 18 है, एक ने 6, एक ने 7, एक ने 9, एक ने 42, एक ने 35, एक ने 45, एक ने 32 और एक ने बताए 27। तो ये किसी कक्षा के 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं। तो अगर मैं इसी प्रकार ये आंकड़े रखता हूँ तो इससे आपको यह नहीं पता चलेगा कि किसके अंक 12 हैं, किसके अंक 18 हैं, किसके अंक 6 हैं, या एकदम से आप नहीं बता पाओगे कि सबसे अधिक अंक कितने हैं या सबसे कम अंक कितने हैं। इन्हीं आंकड़ों को यदि मैं नाम के आधार पर, जैसे बच्चे के नाम के आगे उसके प्राप्तांक रख दूँ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे के कितने प्राप्तांक हैं। तो यानी हम आंकड़ों को अगर सारणी का रूप दे दें, सारणी में हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर दें, या इन्हीं आंकड़ों को बिना सारणी के माना मैं एक क्रम में व्यवस्थित कर देता हूँ। जैसे ये आंकड़े प्राप्त हुए, फिर इनका एक आरोही क्रम लगा देते हैं। सबसे आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा आंकड़ा 6, 7, उसके बाद 9, फिर 12 है, फिर 12 के बाद इसमें है 18 है, फिर 18 के बाद 27, 32, 35, 42 और 45। तो इनसे भी यह तो नहीं पता चल रहा है कि किस छात्र के कितने प्राप्तांक हैं, लेकिन 2 चीज़ें स्पष्ट पता चल जा रही हैं कि सबसे कम प्राप्तांक 6 हैं और सबसे अधिक प्राप्तांक 45 है। और 40 से ऊपर 2 छात्र हैं, और जबकि
18 से नीचे 1 2 3 4 छात्र हैं तो 17 पासिंग मार्क होता है। अगर 50 में से ये प्राप्तांक हैं तो कितने छात्र परीक्षा में या उस विषय में जिस विषय के प्राप्तांक हैं पास हो पाए या नहीं हो पाए, इसको देख के पता चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यही चीज़ें प्राप्त करने के लिए, जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि सबसे कम प्राप्तांक, सबसे अधिक प्राप्तांक और 40 से ऊपर यानी 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्र हैं और कितने छात्र इस विषय में पास नहीं हो पाए। तो यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। तो आंकड़ों का जो संगठन होता है, अगर आपको आंकड़ों का संगठन सारणी रूप में दिया होगा या किसी क्रम में दिया होगा, वो थोड़ा सा आकर्षक होता है। उसको उसकी व्याख्या करना, उससे निष्कर्ष निकालना, उसका विश्लेषण करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए जो भी प्राथमिक रूप से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर हम आंकड़ों का प्रबंधन में उन्हें एक सारणी के रूप में, तालिका के रूप में इकट्ठा करते हैं, कभी कभी एक क्रम के रूप में, जिससे कि वो आकर्षक लगे। वीडियो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है, एक मार्कशीट किसी छात्र के हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय में उसको कितने अंक प्राप्त हुए इसके बारे में सूचना है। तो आंकड़ों को अगर हम इस प्रकार से संगठित करेंगे तालिका रूप में, तो हमें क्या क्या सुविधा मिलेगी। देखो, हम प्रत्येक विषय के अलग से अंक बता सकते हैं और उसके कुल मार्क्स कितने आए। कुल मार्क्स देखो, जैसा आपको दिख रहा है 308 अलग से फर्स्ट डिवीजन वो पास हुआ है। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है। तो उस विद्यार्थी के संदर्भ में ये सूचनाएं हैं कि उस विद्यार्थी के हिंदी में 72 मार्क्स आए, संस्कृत में 67 मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में 49 मार्क्स आए, इसी प्रकार अन्य विषयों में। तो आंकड़ों को जितने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत हम करते हैं, उनकी व्याख्या करना, उनसे निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना आसान होता है। इसलिए आंकड़ों के संगठन की जरूरत होती। अध्याय से संबंधित एक अगला बिंदु है जो महत्वपूर्ण भी है, प्रसार या परिसर। कभी कभी प्रसार कहा जाता है और परिसर या परास। इन तीनों शब्दों का आंकड़ों के संदर्भ में एक ही अर्थ है। या तो प्रसार कहेंगे या परिसर कहेंगे या परास कहेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं RANGE, रेंज। जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम आंकड़े के मान से हम अनुमान लगा लेते हैं कि आंकड़ों का प्रसार कितना है, यानी आंकड़ों का फैलाव कितना है, कहाँ से कहाँ तक है। तो जब भी हमें आंकड़ों का परास ज्ञात करना होता है तो हम सबसे महत्तम मान में से सबसे न्यूनतम मान को घटा देंगे। तो जैसे इन आंकड़ों की बात करें, अब देखिए क्रम में लगा रखा है तो हमें एकदम से परास आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है फिर सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ एकदम से पता चल जाएगा। तो परास बराबर 45 में से 6 घटा देंगे, 45 में 6 घटा के 39। तो आंकड़ों का जो प्रसार है यहाँ पर वह कितना है, 39। अब इन आंकड़ों का हम करते क्या हैं? क्या हमें प्रत्येक आंकड़ा चाहिए होता है व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए? तो बहुत बार हम जिस समूह की, जिस क्षेत्र की या जिससे भी संबंधित सूचनाएं एकत्र करते हैं, उस चीज़ का अध्ययन करने के लिए उन आंकड़ों से कुछ मान प्राप्त करते हैं जिन्हें हम केंद्रीय मान कहते हैं। तो हमें इस अध्याय में उन केंद्रीय मानों की गणना करना भी सीखना है। तो सबसे प्रथम केंद्रीय मान जो हमें ज्ञात करना है वह है अंकगणितीय माध्य। आंकड़ों के मानों से ही हम केंद्रीय मान प्राप्त करते हैं और इन केंद्रीय मानों के आधार पर ही जिनसे संबंधित वो आंकड़े हैं, उस समूह, उस क्षेत्र या उस चीज़ जिससे भी वो आंकड़े संबंधित हैं, उसकी व्याख्या, उससे कुछ निष्कर्ष निकालने हो, उनका विश्लेषण करना हो, आसानी हो जाती। तो सबसे प्रथम केंद्रीय मान है जो हमें ज्ञात करना है, ये वह है अंकगणितीय माध्य।
तो अब आंकड़ों के मान से हम अंकगणितीय माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? अंकगणितीय माध्य का मतलब होता है औसत। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे हम कहते हैं औसत। संभवतः कक्षा 5 में आपने ये पढ़ा होगा। औसत का मतलब दो भिन्न मानों को हम बराबर कहाँ पर कर रहे हैं, उसे हम औसत कहते हैं। जैसे आपके प्रथम यूनिट टेस्ट में माना 10 नंबर आए और दूसरे यूनिट टेस्ट में 8 नंबर आए, अगर आप अपनी मार्कशीट देखेंगे तो आपको औसत में 9 मार्क्स मिले होंगे। वो कैसे? क्योंकि इन दो संख्याओं 10 और 8 को जोड़ा जाता है और फिर एक दो संख्याएं हैं भाग दिया जाता है। तो 10 8 18, 18/2, तो आपको 9 अंक मिले। अब आपके अंकों में प्रथम इकाई परीक्षा और द्वितीय इकाई परीक्षा दोनों में से एक बार अंक जोड़ना है। तो 10 को जोड़ें कि 8 को, ना 10 जोड़ा जाएगा ना 8 जोड़ा जाएगा, बल्कि औसत जोड़ा जाएगा। क्योंकि एक बार आपने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, एक बार थोड़ा सा आपका प्रदर्शन 2 अंक नीचे रहा है, तो कुल मिलाकर आपको 10 अंक भी नहीं दिए जा सकते हैं और 8 भी नहीं दिए जा सकते हैं। तो आपको 10 और 8 का एवरेज औसत दिया जाएगा और इसी 9 को हम 10 और 8 का अंकगणितीय माध्य कहते हैं। अब माना कि हमारे पास 10 और 8 दो संख्याओं के स्थान पर अधिक संख्याएं हो जाएं, जैसे 10, 8, 12, 15, 16, 20 का अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंकगणितीय माध्य को सामान्यतः आप माध्य भी कहेंगे और आगे की कक्षाओं में कक्षा 9 10 में आप इसको समांतर माध्य नाम से भी पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ इसको सीख जाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा कक्षा 9 और 10 में भी मिलना है, वहाँ भी आपको सेम दोबारा पढ़ना है। तो 10, 8, 12, 15, 16 और 20 का अंकगणितीय माध्य भी हम ऐसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले सभी को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 से भाग देके बराबर कर देंगे। मतलब सभी आंकड़ों को हमने मिलाकर बराबर बांट देना है। तो अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो दो चीज़ें इसमें मेन हैं, एक तो योग और एक फिर उसके बाद भाग करना। तो माध्य बराबर हो जाएगा 10 धन 8 धन 12 धन 15 धन 16 और धन 20 बटे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आंकड़ों का क्रम ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 8 में 10 जोड़ेंगे तब भी 18 पाएंगे और 10 में 8 जोड़ेंगे तब भी 18 पाएंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग पर क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो अब इसको जोड़ते हैं, 10 में 8 18, 18 में 12 30 और 45। अब देखो 45 में 16 की जगह हम 15 जोड़ देंगे तो 60 और 60 में 20 जोड़ देंगे तो 80 और इसमें एक बचा था 81। तो कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे आसान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जब 11 जोड़ना होता है तो पहले 10 जोड़िए फिर 1 जोड़िए, टुकड़ों में जोड़ेंगे तो आसानी होगी। तो 81/6। अब 81/6, 81 में 6 का भाग देना है, तो 6 का 6 बचा 2, 1 6 18 बचा 3, दशमलव लगाया तो शून्य उतार दिया तो 6 पंचे तो कितना आया 13.5। तो इन सभी आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य आया 13.5। तो यदि ये 6 छात्रों के प्राप्तांक होते 8, 12, 15, 16, 20 और 10, और अगर सभी छात्रों के प्राप्तांक को बराबर करना होता तो सभी को 13.5 अंक मिलते। मतलब किसी के कम नहीं करने, किसी के ज़्यादा नहीं करने, सभी के बराबर करने। तो समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य का सामान्यतः यही मतलब होता है कि हम जो भी आंकड़े हैं उनको कहाँ पर बराबर पाते हैं। यानी अब उन सभी आंकड़ों का मान अगर समान कर दें तो हमें वह कौन सा मान प्राप्त होगा, उसे हम कहते हैं समांतर माध्य। तो अगली प्रश्नावली में जो प्रश्नावली 3.1 आप पढ़ेंगे उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें आपको अंकगणितीय माध्य भी ज्ञात करना है और बहुत बार संगठित किए हुए आंकड़ों से आपने सबसे महत्तम सबसे न्यूनतम आंकड़ा प्राप्त करना होगा
वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा आंकड़ों को अगर क्रम में दिया होगा। और परास जो आपने सीखा था कि महत्तम मान में से हम न्यूनतम मान, यानी जो आंकड़ा महत्तम है सबसे बड़े आंकड़े के मान में से सबसे छोटे आंकड़े के मान को घटा देंगे तो हमें परास मिलता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तभी प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे।